नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्ते सर। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर जंग बहादुर सिंह बोल रहा हूँ, मैं आपका वीडियो बराबर देखता हूँ। सर एक जानकारी हमें चाहिए कि मैं प्राथमिक विद्यालय कुदरही बाबू से शिक्षा मित्र हूँ। जानकारी ये है कि 2021-22 में जो टीईटी हुआ था प्राथमिक वाला, हाँ, तो उसका जो सर्टिफिकेट अभी आ गया होगा डाइट पे कि नहीं आया अभी? 2-3 बार गए सर डाइट पे, लेकिन पता लगा अभी आया ही नहीं है। आपके पास मोबाइल में आप चेक किए होंगे या कंप्यूटर पर चेक किए होंगे, उसकी कॉपी है या नहीं? हाँ, वो कंप्यूटर वो जो नेट वाली कॉपी है। तो नेट वाली कॉपी है ना? हम्म। आपके कितने नंबर हैं, पास हैं, नहीं हैं, इसका नहीं, तो पास है, जानकारी। पास है सर। हम्म हम्म, 112 नंबर है सर। अच्छा, तो हम्म। कोई भी व्यक्ति पास है, नहीं पास है, कितने नंबर है, ये जानकारी नेट से चेक करने पर तो मालूम हो ही गया है। हाँ, हो गया है सर। तो धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं और जी। हार्ड कॉपी जो है अब वो बंद हो रहा है। हाँ। तो आपके मोबाइल में डिजी लॉकर है कि नहीं? नहीं, डिजी लॉकर तो नहीं है सर। यही समस्या है ना कि आप लोग समय के साथ बदलाव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पिछड़ते जा रहे हैं। चाहे वो जी। दुनिया का कोई इंसान हो, अगर समय के साथ नहीं बदलेगा तो पिछड़ जी। जाएगा। आप ही जहाँ भी रहते होंगे उस मार्केट में आसपास जो भी जी। मार्केट होगा उसमें जी। जितनी जी। भी दुकानें होंगी उनमें कुछ आगे बढ़ गए होंगे, कुछ जो है जी। धीरे धीरे खत्म हो गए होंगे। जी। तो जो समय के साथ बदलाव किया वो आगे बढ़ रहा है, जो नहीं बदलाव किया वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। समय के साथ बदलाव लाइए, मोबाइल में डिजी लॉकर डाल लीजिए, प्ले स्टोर पर चले जाइएगा, जी। डिजी लॉकर डाल लीजिएगा। जी। डिजी लॉकर में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं, सरकारी विभाग सारे वहाँ पर आ गए हैं। जी। वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, चाहे सीटेट का सर्टिफिकेट हो, यूपी टेट या यूपी बोर्ड का कोई सर्टिफिकेट हो, या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, गाड़ी का कागज, जी। पासबुक आपका, सॉरी पासबुक कह रहे हैं, वो गैस वाला जो आपका होता है, हाँ। वो हाँ। राशन कार्ड, ये सब जो है उसके अंदर आप हम्म। रखिए। अब वो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो हाँ। अगर ये सर्टिफिकेट मिलता है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। आपके पास जो है आपका रोल नंबर है जी। और आपके पास जो है एक कॉपी है उसकी, कितने नंबर हैं आपके। जी। तो आजकल कोई भी फॉर्म भरना होता है वहाँ पर सीधा रोल नंबर माँगता है आपका और कब पास किया आपने। जी। तो वो डिटेल आपको देना होता है, ऑटोमेटिक वो वेबसाइट से जानकारी सारी ले लेते हैं। जी। तो वो सर्टिफिकेट जो है जी। चूँकि विवाद चल रहा है, कई मैटर हैं जो कोर्ट में हैं। जी। जैसे एक मैटर अभी हल हुआ है 11 अगस्त को कि बीएड जो है प्राइमरी में जो जारी किया गया था गजट 2018 में वैलिड करने के लिए, वो गजट रद्द हो गया। तो जी। उसके कारण ये जो मैटर चल रहा था कोर्ट में तो उसके कारण पेंडिंग था। जी। तो वो जजमेंट आ गया। जी। अब एनसीटी के नए गजट का इंतजार हो रहा है। जी। जब एनसीटी का नया गजट जारी हो जाएगा, बीएड फिर से जी। वैलिड हो जाएगा, उसके बाद ये जो है सर्टिफिकेट सबको बांटेंगे, क्योंकि बीएड वालों को भी तो देना है। हाँ। तो इस हाँ। वजह से रोके हुए हैं। हुँ। तो वो जब बांटेंगे तब बांटेंगे, हुँ। और तब तक के लिए आप अपने पास जो भी आपने कंप्यूटर से या मोबाइल में जहाँ भी देख रखा उसका प्रिंट करा करके 1-2 कॉपी अपने पास रखे रहिए, जी। और उसी से काम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका सर्टिफिकेट हाथ में रहेगा तो ही। जी। वो आप जो कंप्यूटर से प्रिंट कराएँगे या फ़ोटोकॉपी कराएँगे वो भी उतना ही मान्य है जितना वो सर्टिफिकेट। जी। क्योंकि सर्टिफिकेट जो होता है उस पर जो लिखा होता है हाँ। वो डाटा इम्पोर्टेंट होता है, वो वेबसाइट से जब चेक किया जाए तो वो मैच कर जाएगा, तो उतना ही मान्य है अगर सब कुछ सेम है तो। अच्छा। तो वो अपने पास रखे रहिए और अखबार देखते रहिए। सर्टिफिकेट जो है हमें उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी में बटेगा। अच्छा। हमारी जो जानकारी में है जनवरी या फरवरी जी। में, अभी नहीं मिलेगा वो। अच्छा। क्योंकि बहुत बहुत शोर है आपकी तरफ। जी। आपकी तरफ बहुत शोर है। हाँ सर, ये मार्केट पड़ता है ना, हुँ, मार्केट हुँ। से एकदम सटे है। अच्छा, तो आप जो है जी। अभी बीएड प्राइमरी में वैलिड होने का एनसीटी का गज़ट आने जा रहा है। जी। उसके बाद जो है सर्टिफिकेट बटेगा, हुँ। तो उम्मीद करके चलिए कि दिसंबर बाद ही बटेगा, जनवरी-फरवरी तक। अच्छा। और अभी सीटेट आया हुआ है
हाँ वो भी भर दीजिए और उसको भी पास करने की कोशिश कीजिए। हाँ। तो प्राइमरी वाला टेट पास है ही हैं आप? हाँ प्राइमरी वाला है, शिक्षा मित्र भी हैं। हाँ, तो शिक्षा मित्र हैं आप, प्राइमरी टेट पास हैं, तो प्राइमरी में वो ही शिक्षा मित्र समायोजित होंगे जो टेट या सी टेट पास होंगे। तो आप ऑलरेडी जी पास हैं। जी। तो ये बस थोड़े समय में शुरू हो जाएगा। बीएड का गजट का इंतजार हो रहा है, तो हाँ। आपका तो समायोजन हो जाएगा, लेकिन हो सकता है इंटरव्यू हो, अच्छा। तो उसकी तैयारी करते रहिए। हाँ। तैयारी वही करना है जो टेट सी टेट या सुपर टेट में पूछा जाता है। अच्छा। तो सी टेट का फॉर्म भर देंगे तो पढ़ाई करने लगेंगे, वही पढ़ाई करना है। जी। और जब एग्जाम देने जाएंगे सी टेट का, तो अपना मूल्यांकन भी कर लेंगे, हम कितना कर पा रहे हैं, कितना हमें आ रहा है। हाँ। तो जब तक परमानेंट नौकरी न मिल जाए, जी। तब तक जो है कोई न कोई परीक्षा देते रहिए, ताकि जो है उस आपका पढ़ाई करने में मन लगा रहे। आप उस जब फॉर्म भरेंगे तो पढ़ाई करेंगे। हाँ। तो सी टेट आया हुआ है, सी टेट का फॉर्म भर दीजिए, पढ़ाई जारी रखिए। हाँ। हम्म। और सर बताइए। ये हम्म। जो है, क्या आपको लग रहा है कि ये शिक्षा मित्र समायोजित हो जाएंगे? ये हमें सब तो पीछते चले जा रहे हैं राजनीतिक हाँ, काम के चक्कर में। आपका कहना बिल्कुल सही है, और हमें 1% नहीं लगता है कि किसी को फ्री में कुछ मिलेगा। जी। बात को समझे कि नहीं आप समझे? हाँ 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 फ्री में किसी को बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाँ। लोग, सरकार जो भी आएगी, कोई भी आए जी। सत्ता में, कोई भी, हाँ तो या तो वो रेवड़ी बांटेगा सबको, या तो फिर वो ढंग का काम करेगा। तो रेवड़ी जब बंटता है तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। हाँ। अभी वो इसका खामियाजा यही है ना, शिक्षा मित्र भुगत नहीं रहे हैं सर। सिर्फ शिक्षा मित्र ही नहीं, चाहे बिहार में नियोजित शिक्षक हों, चाहे एमपी में जो है अतिथि शिक्षक हों, चाहे यूपी के शिक्षा मित्र अनुदेशक हों, या कहीं के भी हों, जितने भी संविदा शिक्षक हैं या संविदा जी। कर्मी हैं, उनकी सबसे बड़ी मूर्खता जो है कि उनको हाँ। जाना था दिल्ली, ट्रेन पकड़ ली है मुंबई का। बात समझे? आप लोग चाहते हैं परमानेंट नौकरी, हाँ लेकिन आप लोग चढ़ गए हैं संविदा वाले जो है ट्रेन पर। हाँ संविदा के लिए कोई नियम कानून कहीं लिखा हुआ आप दिखा दीजिए हमें कि भविष्य में जाके परमानेंट हो जाएगा। ऐसा कोई नियम बना है क्या कहीं? कहीं नहीं। कोई ऐसा नियम ऐसा नियम है ही नहीं। तो पहली तो यही मूर्खता है कि सब लोग चाहते हैं हम परमानेंट हो जाएं, और समझना नहीं चाहते हैं कि भैया हो कैसे हाँ जाओगे जब नियम ही नहीं है। हाँ। अब ये बताइए, आपके पिताजी होंगे, आपके दादाजी होंगे या रहे होंगे, जी उन लोगों की जो संपत्ति थी, जी। वो आपके पिताजी को मिली, आपके पिताजी की संपत्ति आपको मिलेगी ना। हाँ मिलेगी। अगर कोई बाहरी व्यक्ति अगर उस पर कब्जा करेगा, तो आप कोर्ट जाकर के दावा कर देंगे भैया हम उनके संतान हैं, वो हमारा है, इसको ये कैसे क्यों कब्जा किया है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। सही। और दूसरा चीज, क्या आपके जी पिताजी की संपत्ति आपको भविष्य में मिलेगी? क्या आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार दूर का, जी। क्या वो जाके कोर्ट में दावा कर सकता है? नहीं कर सकता। अब करेगा भी तो वो पाएगा नहीं। हाँ, करेगा भी तो पाएगा नहीं। इस बात को समझिए कि जब नियम बनना ही नहीं है कि दूर के रिश्तेदार नातेदार, नियम क्या है कि जो संतान है उनको मिलेगा, हाँ और संतान को मिलेगा। अगर कहीं उसमें दिक्कत है तो संतान के लिए कोर्ट के रास्ते खुले हैं, वो जाएगा और कोर्ट जो है उनके पक्ष में ही रहेगा। लेकिन हाँ जो दूर के लोग हैं, जिनका कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक बहुत दूर से है, या तो पड़ोसी हैं या जो भी हैं, तो हाँ। उनके जाने पर कोर्ट उनके पक्ष में कोई सुनवाई नहीं करेगा। कुछ ऐसे नहीं ही करेगा। ऐसे ही समझिए कि कोई चीज, कोई जो है नियम बना ही नहीं है, उस चीज की हाँ। मांग चाहे कोई करे, चाहे यूपी वाला करे, चाहे एमपी वाला करे, चाहे बिहार वाला करे, कोई भी, कहीं सुनवाई नहीं होगी। और अगर किसी ने गलत तरीके से दे दिया है, हाँ तो वो भी भविष्य में जाकर जैसे ही मैटर कोर्ट में जाएगा, तो वो फिर कैंसिल ही होना है। जैसे शिक्षा में समायोजन जो हुआ था वो रद्द हुआ। कि जी। लोगों को यही समझाते हैं भैया कि आप तथ्यों को समझो, नियम को समझो कि कौन से रास्ते से सही है, कौन से गलत। तो संविदा परमानेंट करने का कोई नियम बनाया नहीं गया है, पहली बात। दूसरी बात, हाँ सही। अब दान देना तो स्वेच्छा होता है ना। आप जिसको चाहे हाँ अपनी जमीन हाँ। जायदाद दान कर दीजिए, कोई रोक सकता है क्या? नहीं। नहीं, इसको तो कौन रोकेगा? तो अगर कभी किसी गवर्नमेंट ने किसी को दान कर दिया था, यानी कि मान लेते हैं किसी को परमानेंट कर दिया था, लोग चर्चा करते हैं कि फला राज्य हाँ। में हो गया, यहाँ हो गया। पहली बात तो किसी राज्य में नहीं हुआ है। अच्छा। कोई एक हमें प्रमाण ला के दिखा दे कि हाँ जिस राज्य का वो कह रहे हैं वहां हुआ है और ये प्रमाण है। आज तक हमें कोई प्रमाण नहीं दिया, और हम जाके हर राज्य का सब चेक कर लिए। लेकिन फिर भी लोगों को भ्रम है कि जो है कुछ राज्यों में हुआ है। तो मान लेते हैं कि कुछ राज्य में अगर हुआ है,
अगर आपका पड़ोसी जो है अपना जमीन जायदाद दान कर रहा है तो क्या ये नियम बन गया कि आपको भी दान करना पड़ेगा? नहीं, ये कोई फाउंडेशन नहीं है सर। फाउंडेशन नहीं है ना, तो यही बात, पहली बात तो किसी राज्य ने किया नहीं है। अगर कहीं पर अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो देखना पड़ेगा वो किस कारण हुआ है, और अगर उसने किया भी है किसी भी तरीके से तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे राज्य भी उस नियम का पालन करें। क्यों? क्योंकि वो स्वेच्छा से किया गया काम है। सही। अब दिल्ली सरकार बिजली फ्री दे रही है, जरूरी नहीं है कि सारी सरकारें फ्री दें ही। और दिल्ली सरकार दे रही है तो उसका खामियाजा भी दिल्ली सरकार भुगत रही है। उनके पास बजट का अभाव है, केंद्र सरकार से पैसा बार बार मांग रहे हैं, भैया हमें ये काम करना है पैसा दीजिए, हमें वो काम करना है पैसा दीजिए। अब आप पैसा कमाइए 10,000 महीना और जाकर के सब दान कीजिए, और फिर जो है खाना पीना के लिए जाकर कहिए भैया पड़ोसी से कि हमें बड़ी समस्या है, खाना खिला दीजिए, तो पड़ोसी आपको क्या कहेगा? कहेगा ना कि ये मूर्ख है, अपना पैसा कमाता है, सबको दान कर देता है, देखो भूखे मर रहा है, हम लोगों से मांग के खा रहा है। तो कोई भी चीज समझना चाहिए लोगों को, बिना समझे बात करते हैं। पहली बात तो संविदा को परमानेंट करने का कोई नियम नहीं है। हम जो भी बताते हैं कि शिक्षा में समायोजन, तो वो शब्द इसलिए यूज करते हैं कि लोगों को ये शब्द बड़े आसानी से समझ में आता है। गवर्नमेंट योजनाएं बनाती है, उस योजना के तहत कार्यों को किया जाता है। तो गवर्नमेंट जो है योजना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो योजना बनाई है, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। स्कूलों में कायाकल्प के तहत बहुत सारे काम किए गए हैं। तो ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योजनाएं बनाई गई हैं, उसके तहत पूरे भारत के अंदर जितने भी शिक्षा मित्र हैं, करीब करीब 5.5 लाख हैं। और उनमें जो ट्रेंड हैं और टेट पास हैं, तो ट्रेंड भी हैं, टेट पास भी हैं, अनुभवी भी हैं। तो इनको जो है विज्ञापन निकाल करके इनको परमानेंट करने जा रही है, न कि समायोजन जैसा जैसे यूपी के अंदर हुआ था उस तरह का नहीं होगा। अच्छा। तो समायोजन शब्द इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि शिक्षा मित्र लोगों को समायोजन शब्द बड़े आसानी से समझ में आता है। विज्ञापन वाला जो है वो विज्ञापन बात कर लीजिए, नियुक्ति की बात कर लीजिए, तो उनको नहीं समझ में आता है। तो बस समझाने के लिए जिस भाषा में समझ जाए आसानी से, इसलिए उन शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। अच्छा, ये बात है। तो पूरे भारत में हर कक्षा में शिक्षक योजना केंद्र सरकार लेकर आ रही है। उसके तहत राज्यों की सरकार जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको तरह तरह के छूट देते हुए और नियम के तहत जो ट्रेंड होंगे, जो टेट पास होंगे, जो नियम है, उन नियमों के तहत ध्यान में रख करके नियम अनुसार उनको जो है नियुक्ति देगी, परमानेंट करेगी। और ये कार्यक्रम तब तक नहीं शुरू होगा जब तक केंद्र सरकार इसके लिए घोषणा नहीं कर देती है या राज्यों को जो है परमिशन नहीं दे देती है। तो अभी जो है इंतजार हो रहा है, जो बीएड वाला गजट रद्द हुआ है, उस गजट का इंतजार हो रहा है, क्योंकि सिर्फ शिक्षा मित्र के लिए ये योजना नहीं है, हर कक्षा में शिक्षक योजना। इसके तहत शिक्षा मित्र, बीएड, बीटीसी, डीएलएड सबको लिया जाएगा, जो भी ट्रेंड हैं, जो भी टेट पास हैं। अब उसमें किसके लिए क्या शर्त होगा वो जब विज्ञापन जारी होगा उसमें दिया गया होगा। तो वही चीज हम बताते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार होना है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही कहता है कि जैसे केंद्रीय विद्यालय का भी देखिए इंटरव्यू हुआ है, केवीएस में पीआरटी की भर्ती हुई तो वहाँ इंटरव्यू हुआ है, तो वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो अनिवार्य रहेगा। अभी ऐसा नियम बना नहीं दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है, इसलिए भविष्य में बनेगा जरूर। तो कब बनेगा, हो सकता है हम लोग बात कर रहे हो आज ही कोई लेटर आ जाए, हो सकता है कि जो है महीना 2 महीना बाद आए, 6 महीना बाद आए, साल कब आए, लेकिन आने वाला है। अच्छा। तो हमें नहीं पता है कब आएगा, लेकिन हम तैयारी तो कर सकते हैं, ये तो अपने हाथ में है। तो हर हाल में पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई करते रहेंगे तो आगे जो भी योजनाएं आ रही हैं उसका लाभ उठा पाएंगे। 68,500 हुआ, 69,000 हुआ, इसमें 15,000 शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बने कि नहीं बने? क्या उनको कोई अब बाहर निकाल सकता है? नहीं, अब नहीं। रिटायरमेंट तक के लिए वो परमानेंट हो गए ना। क्या वो किसी धरना में जाते होंगे कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए? नहीं, अब वो एक आकर करती जी। वो अब सहायक अध्यापक हो गए हैं, अब वो शिक्षा मित्र नहीं रहे।
अब अगर कोई शिक्षा मित्र शब्द बोलेगा भी तो वो कहेंगे नहीं हम शिक्षा मित्र नहीं, हम सहायक अध्यापक हैं। सहायक अध्यापक हैं। यानी कि उनका पद ही बदल गया, उनका जो विभाग में स्थान था वो ही बदल गया। और स्थान बदलने के कारण, पद बदलने के कारण क्या उनको 10,000 मिल रहा होगा? नहीं, अब उनको 40-50,000 जो वेतन है वेतन मिल रहा होगा, मानदेय नहीं। तो चीजों को समझिए, सिस्टम को समझिए और पढ़ाई जारी रखिए। जब तक नौकरी परमानेंट हाथ में ना आ जाए, जो आपकी इच्छा है जब तक वो मिल ना जाए तब तक कर्म करते रहिए। और सर्टिफिकेट आपने जो पूछा, तो आपके पास जो कॉपी है, फोटो कॉपी है या इंटरनेट वाला या जो भी है, वो पूरी तरह से 100% वैलिड है। आपका रोल नंबर ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा। तो उसकी कॉपी जो है 1-2 करा करके फाइल में सुरक्षित रखे रहिए। सर्टिफिकेट उम्मीद है मतलब कि अगर कोई जरूरत अगर पड़ती है तो वही लग जाएगा। बिल्कुल, आने वाले समय में हाई स्कूल पास करने के बाद, इंटर पास करने के बाद या कुछ भी पास करने के बाद सर्टिफिकेट जो मिलता है ना, वो सब सर्टिफिकेट मिलना बंद हो जाएगा। अच्छा। सब जो है ऑनलाइन होता जा रहा है। डिजी लॉकर इसीलिए दिया गया है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर हर किसी के पास है, तो डिजी लॉकर में हर कोई अपना हर चीज डाउनलोड कर सकता है और उसी से सब कुछ हो जा रहा है। अभी कल हम जो है एक ऐप है वो डाउनलोड किए मोबाइल में। आप बैंक जाते होंगे, बैंक वाला जब खाता खोलते हैं तो कहता है कि भैया अपना पहचान पत्र लाइए, अपना फोटो लाइए, कहता है ना बैंक। या अगर आप जो है 6 महीना 1 साल बैंक न जाइए, आपका खाता है लेकिन आप 6 महीना 1 साल कोई काम नहीं किए हैं, तो वो कहेगा भैया केवाईसी करवाइए, फॉर्म भरिए, केवाईसी का फोटो लगाइए, अपना पहचान पत्र दीजिए, कहता है ना। कहता है। तो कल हमने एक ऐप डाला तो उसमें केवाईसी करना था। तो केवाईसी के लिए उसमें जो जो कहता गया हम करते गए, वो मेरे डिजी लॉकर से ही सारा डॉक्यूमेंट्स ले लिया। अच्छा। और फोटो की बात आई तो वो उसमें एक ऑप्शन आ रहा था, उस पर क्लिक करने पर वो फोटो कहा खींचने को, हमारा फोटो तुरंत खींच करके वो वहीं लगा दिया। हमारे मोबाइल में सबके मोबाइल में कैमरा होता ही है। तो तुरंत का तुरंत वो फोटो खींच के लगा दिया। फिर सिग्नेचर करना था। जैसे से आगे बढ़े फिर सिग्नेचर करने को कहा, तो सिग्नेचर के लिए भी खुल करके आया, उंगली से जो है मोबाइल पर ही सिग्नेचर किए, वहां पर वो सिग्नेचर बन गया। यानी कि कोई फॉर्म कागज पर नहीं भरना है, सब मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट इन्हीं से हो जा रहा है हर चीज। तो समय के साथ बदलाव हो रहा है, इस चीज को समझिए और तेजी से बदलिए। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इनको यूज कीजिए। अब धीरे धीरे हर चीज कंप्यूटराइज होता जा रहा है। अब जो है कागज का यूज कम किया जा रहा है। हम लोग बैंक में या कहीं भी कागज देते हैं तो कितने लोगों कागज इकट्ठा करके रखेंगे, तो वो क्या करते हैं, उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डाल देते हैं। तो जब वो स्कैन करके कंप्यूटर में ही डालना है उनको, वो कागज तो रखेंगे नहीं। तो क्यों ना हर चीज डिजिटल कर दिया जाए, इसलिए हर चीज डिजिटल किया जा रहा है कि भी हम कागज मांगेंगे ही नहीं। तो मोबाइल में आज क्या डालेंगे, डिजी लॉकर। प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां डिजी लॉकर है, उसको डाउनलोड करिएगा। वो आपसे आपका मोबाइल नंबर या आधार नंबर पूछेगा। अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसमें 2 ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर का, आधार नंबर का। तो आधार नंबर वाला आप कीजिएगा, मोबाइल वाला नहीं। अच्छा। तो आधार नंबर जैसे डालेंगे जी, तो वो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजेगा जी। आधार से। एक मोबाइल नंबर आपका जुड़ा होगा। तो आधार नंबर जैसे डालेंगे, एक ओटीपी आधार वो मोबाइल पर आएगा। वो ओटीपी आप डालेंगे तो आपका आधार नंबर से वो डिजी लॉकर बन जाएगा। आपका जन्म तिथि वगैरह वो सारी चीजें अधिकतर वो या तो पूछेगा या तो आधार से ही ले लेगा। अब फिर उसमें जाइएगा तो उसमें मिलेगा आपको पूरा एकदम हर विभाग मिलेगा। आपको यूपी बोर्ड चाहिए, सीबीएसई बोर्ड चाहिए, आईसीएसई बोर्ड चाहिए, आपको टेट का सर्टिफिकेट चाहिए, सी टेट का चाहिए तो वहाँ सीबीएसई है। आपको पैन कार्ड डालना है, राशन कार्ड, गैस का कनेक्शन का, LIC आपने कोई करा रखा है, कुछ भी जो भी कागज जहाँ लगता है, आपका गाड़ी होगा तो उसका कागज, आप डीएल बनवाए होंगे उसका कागज, वो सब वहाँ पर विभाग बने हुए हैं। वो आपका जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ या जो कुछ भी पूछेगा, आप जैसे ही डालेंगे सब आपका उसके डिजी लॉकर के अंदर आ जाएगा, सारे कागज। तो सारा कागज डिजी लॉकर में रख लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा कैसे करना है तो यूट्यूब पर जाकर के वीडियो देख लीजिएगा डिजी लॉकर का। अच्छा। तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाकर डाला है, क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा। तो जिस दिन डिजी लॉकर में सारा कागज रख लेंगे और फिर आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहीं जाएंगे, अब पुलिस वाला रोक लेगा, भैया गाड़ी का कागज दिखाओ, और आप कागज नहीं लेकर के गए हैं
हाँ। तो मोबाइल खोलिएगा, डिजी लॉकर खोलिएगा, दिखा दीजिएगा, बस उसी को देखकर वो मान जाएगा। अच्छा। उसी से सारा काम हो जाएगा। कहीं आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ गया, पहचान पत्र, फटाक से मोबाइल में ही डिजी लॉकर खोले, आधार कार्ड दिखा दी, जेब में लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, ना डीएल लेके घूमना है, ना हाँ। गाड़ी कागज लेके घूमना है, ना हाँ। ही कोई पहचान पत्र, कुछ भी नहीं लेकर घूमना है, उसी में सब आपका रहेगा और वो वैलिड है, कहीं दिखा सकते हैं। अच्छा। और कोई फॉर्म भरना हो, कोई भी फॉर्म, जी। धीरे धीरे सब डिजी लॉकर से कनेक्ट होते जा रहे हैं, वहीं से सारा डाटा ले लेंगे। अच्छा। तो अपडेट होइए, नई नई चीजों को जानिए, और जो आपका सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है जी। तो वो आपको जैसे ही बीएड वाला गजट आ जाएगा उसके बाद मिलने लगेगा सबको, तो आपको मिलेगा। अगर विभाग नहीं देता है तो डिजी लॉकर में दे देगा, डिजी लॉकर में आप रख सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो डिजी लॉकर में एक ईमेल आईडी भी मांगता है, तो ईमेल आईडी कोई ना कोई बनाए होंगे आप। हाँ। जैसे आपके पास एक मोबाइल नंबर है ना, जी जी जैसे है। आपके पास एक आधार नंबर है, हाँ। ऐसे ही एक ईमेल आईडी हर किसी के पास होना जरूरी है। हाँ। ईमेल आईडी से हर चीज जुड़ा होता है, जोड़ जहां भी ईमेल आईडी देंगे जुड़ता जाएगा, और वो ईमेल आईडी बहुत काम का होता है। आपने मोबाइल अगर आप चला रहे हैं तो उसमें भी एक ईमेल आईडी डाला गया होगा। हाँ, ईमेल आईडी है। तो उस ईमेल आईडी को बड़े सुरक्षित रखिए, उसका पासवर्ड सुरक्षित रखिए। बल्कि एक डायरी बनाइए, हाँ। उसमें दो दो पन्ना छोड़ छोड़ करके ऊपर लिख दीजिए। सबसे हाँ। ऊपर लिख दीजिए पहले जो है डिजी लॉकर, दो पन्ना छोड़ के लिख दीजिए कि जो है पैन कार्ड, फिर दो पन्ना छोड़ के आधार कार्ड, फिर दो पन्ना छोड़ के जो है राशन कार्ड। इस तरह से सारा डायरी बना लीजिए और उससे संबंधित जिसका नाम लिखे हैं, जो भी जानकारी है डायरी में लिख करके रखिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे पासवर्ड बन रहे हैं, तो वो हमेशा याद रहेगा नहीं। हर चीज का पासवर्ड वो डायरी में लिख लीजिए, और डायरी फिर सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और ये पासवर्ड वगैरह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। आपका कोई ना कोई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ यूज करते होंगे। हाँ हाँ। तो वो सब भी डायरी में सुरक्षित लिख करके रख लीजिए, पासवर्ड वगैरह, क्योंकि हमेशा पासवर्ड याद नहीं रहता, कभी कभी भूल जाता है। हाँ। तो डायरी में लिख लीजिए। और ईमेल आईडी बहुत जरूरी है, और वो बहुत काम की चीज है, उसको डायरी में सुरक्षित लिख लीजिए और अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड सुरक्षित रख लीजिए। ठीक है। तो ठीक है सर, ठीक। हाँ, ये सब चीजें यूट्यूब से सीखिए और करते रहिए, और सर्टिफिकेट मिलता है तो भी, नहीं मिलता है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास है फोटोकॉपी या प्रिंट कंप्यूटर वाला, जो भी, उसी को सुरक्षित रखना है। डिजी लॉकर में डाउनलोड अगर होता है तो डाउनलोड कर लेना है। अच्छा। तो जो भी आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सबका डिजी लॉकर में हर चीज डाउनलोड करवा दीजिए। अच्छा अच्छा। एक ही मोबाइल में कई डिजी लॉकर हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन यह है कि एक बार में एक ही चलेगा। जैसे जैसे आपने अपना आधार कार्ड डाला, हाँ। ओटीपी आएगा, आप अपना ओटीपी डाले तो आपका खुल जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि आप के घर में कोई बच्चा है, आपने उसका आधार नंबर डाला, उसका आधार भी कोई न कोई मोबाइल से जुड़ा होगा, उसको ओटीपी आएगा, तो उसका ओटीपी डाल करके उसका भी सारा डाउनलोड कर लीजिए, और डायरी में लिख लीजिए ओटीपी वगैरह, अरे आधार नंबर और पासवर्ड वगैरह जो बना रहे हैं। तो एक मोबाइल में घर में जितने सदस्य हैं सबका डिजी लॉकर बन सकता है बारी बारी से। अच्छा। लेकिन खुलेगा एक बार में एक ही व्यक्ति का। तो जो जिसका आधार नंबर डालेंगे, जिसका ओटीपी डाल देंगे, उसका खुल जाएगा। तो जितने भी घर में सदस्य हैं सबका कागज जो है डिजी लॉकर सबका बना बना करके उसमें रख लीजिए। अच्छा अच्छा। तो सिर्फ मोबाइल जहाँ लेकर के जाएंगे सारा कागज आपके साथ है, फाइल लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर जगह। बस आपको आधार नंबर डालना होगा, मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना होगा और डिजी लॉकर उनका खुल जाएगा। तो घर में जितने सदस्य हैं, माताजी, पिताजी, आप हो गए, श्रीमती जी होंगे, बच्चे होंगे, जो भी लोग हैं, सबके पास अलग अलग मोबाइल है तो अच्छी बात है, सबका अलग अलग कर दीजिए। नहीं है एक ही मोबाइल में सबका कर दीजिए। जब कभी भविष्य में अलग अलग होगा तो फिर अपने अपने मोबाइल में कर लेंगे। सही। यूट्यूब पर जाइए, डिजी लॉकर को सीखिए अधिक से अधिक। टेक्नोलॉजी को जो है खूब ज्यादा यूज कीजिए। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इसका जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा फायदा है। ठीक है। तो आप जाइए, डिजी लॉकर डालिए और अपना सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड कीजिए। ठीक है सर, ठीक। और अन्य लोगों को भी बताते रहिए ये सब चीजें, ताकि हर कोई करे। आपके आसपास होंगे बहुत सारे शिक्षा मित्र साथी। तो देखिए, हम हर किसी से बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड वाले, हर किसी को उनके फायदे की चीज बताते हैं।
जी। तो जितने भी शिक्षा मित्र साथी भी फ़ोन करते हैं, भले जो भी जिसके बारे में जो सोच रखते हो, लेकिन हम उनको हर समय उनके भले के लिए बताते हैं। तो बहुत सारे शिक्षा मित्र साथी हमसे जुड़ गए हैं। जी, जी। तो आप लोग भी जो है अपने आस-पास के, ज़्यादा नहीं, अपने आस-पास के 5, 10, 20 शिक्षा मित्र साथी को जोड़ लीजिए अपने आप से, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लीजिए या चाहे जैसे भी। और आप जो जानकारी हासिल कर रहे हैं कहीं से, वही जानकारी 4 लोगों को बताइए, वो 4 लोग 4-4 लोगों को बताएँ। तो जी, जी, जी। जागरूकता आएगी। ये जो नेताजी लोग जो है गुमराह करते हैं कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, चंदा दीजिए, तो फालतू चीज़ों से बचेंगे। सही। तो बताइए जितने नेताजी लोग आज तक चंदा-वंदा लिए, कुछ करा पाए? कुछ नहीं करा पाए सर, क्या ए करा पाए? एक आए थे अभी जो है हवन कराएँगे, पैसा लेके गायब हो हाँ। गए, ना हवन कराया ना कुछ हुआ। अभी लगातार कई लोगों ने धरना रखा लखनऊ में, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई निष्कर्ष निकला? कुछ नहीं हुआ। बस एक चीज़ याद रखिए कि जो नियम है, नियम के तहत सरकार अपना काम कर रही है, उस नियम के दायरे में रह कर के जो माँगेंगे, जेनुइन चीज़ होगा, वो स्वीकार किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन नियम जो है ही नहीं है, संविदा को परमानेंट करने का कोई ऐसा नियम है ही नहीं, आज तक बना ही नहीं है। तो वो आपके कोई भी नेताजी आ जाएँ, कोई भी नेता बन जाए, करा ही नहीं सकता है। तो योजनाओं को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसमें क्या-क्या है, उसमें आप लोग को क्या लाभ मिल सकता है, उस पर फ़ोकस कीजिए। ठीक है? और बाकी आप तो सुनते ही होंगे हर चीज़ हमेशा। अच्छा सर, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, ये कब तक उम्मीद है लगने की? कब से इसको प्रभावी कर देंगे? 29 जुलाई 2020, ये तारीख याद कर लीजिए। हाँ, हाँ। 2020 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, वो पूरे देश में लागू कर दिया गया। हाँ, लेकिन अभी प्रभावी नहीं हुआ। सुनिए, प्रभावी भी हो गया है, बता रहे हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भाई या बहन है और उनका विवाह तय हो गया कि 2 महीने बाद होना है। तो आपको होटल बुक करना है, हलवाई से मिठाई बनवाना है, शादी वाले दिन भोजन बनवाना है, कार्ड बाँटना है, कार्ड छपवाना है, पंडित जी को जो है बताना है फला तारीख को विवाह है, आपको पूजा करना है, और बहुत सारे काम समझ होते हैं। गए। हाँ, हाँ, समझ गए। लेकिन हर काम का एक समय होता है ना। हाँ, आपको होता है। पता है कि 2 महीने बाद शादी है, क्या भोजन आज ही बनवाएँगे, मिठाई आज ही बनवाएँगे? नहीं। उसका समय आएगा तब करवाएँगे ना। हाँ। अगर समय से पहले करना चाहेंगे तो कोई लाभ होगा? नहीं, वो मिठाई भी खराब हो जाएगा, खाना भी खराब हो जाएगा, पैसा बर्बाद होगा। तो हर चीज़ का समय तय किया जाता है कि क्या काम कब क्या। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इतना कुछ है कि हर चीज़ तुरंत नहीं होगा। कुछ काम अभी होंगे, कुछ काम साल, 2 साल, 4 साल में होंगे, कुछ काम 5 साल, 10 साल में होंगे। तो पिछली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था, उसके बाद ये 34 साल बाद आया, यानी पिछला राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरा कंप्लीट करने में शायद 34 साल लग गए। तो इसमें जो है अभी जो आया है, इसमें तेज़ी से काम हो रहा है, बहुत सारे काम तेज़ी से हो रहे हैं, जल्दी होंगे। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आने वाले 10 साल, 20 साल लगेंगे, उसमें लिखा है तारीख हर चीज़ का। आप जब पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें लिखा है कि क्या काम कितने समय में लगभग में कर लेना है। जैसे संविदा समाप्त करना है, इसका टारगेट रखा गया रहा कि 2022 तक जो है धीरे-धीरे हमें संविदा समाप्त करना शुरू कर देना है, 2022 के बाद। तो 2022 तो खत्म हो गया, अब उसके बाद संविदा समाप्त करना है। आप कल का अखबार पढ़ लीजिए, परसों का अखबार पढ़ लीजिए, उसमें 2090 तदर्थ शिक्षकों की नौकरी खत्म कर दी गई। पढ़िएगा कल परसों का। हाँ, 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 है ना? है। ये कैसे हो रहा है? ये वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हो रहा है। यानी गवर्नमेंट पहले क्या की, ये जैसे थे वैसे ही इनको रहने दी। फिर उन पदों पर विज्ञापन निकाली, भर्ती निकाली। जो लोग उस भर्ती में पास हुए, चाहे वो नए लोग थे, चाहे इनमें से ही कुछ लोग थे, उनका सिलेक्शन कर ली, उनको पद दे दी, और उनको पद देने के बाद अब इनको हटा दी। तो ऐसे ही आने वाले टाइम में शिक्षा मित्र योजना भी समाप्त होगी। उससे पहले गवर्नमेंट विज्ञापन निकालेगी, आप लोगों से आवेदन लेगी, आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया करेगी। उस भर्ती प्रक्रिया में जो भी नियम शर्त रखे गए होंगे, वो सारे शर्त जो पूरे कर रहे होंगे उनका तो हो जाएगा। जो लोग एक भी नियम शर्त कहीं से पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, तो फिर उनको आने वाले समय में गवर्नमेंट हटा देगी।
तो मुख्य शर्त क्या है कि टीचर ट्रेंड होना चाहिए, तो सारे शिक्षा में ट्रेनिंग किए हुए हैं। दूसरा मुख्य शर्त है कि टेट पास होना चाहिए, तो आप तो टेट पास हैं और 60-70-80 हजार शिक्षा में तो टेट या सीटेट पास कर ही लिए हैं। और जो टेट पास नहीं है, क्या वो प्राइमरी में रह पाएंगे? नहीं, आने वाले टाइम में उनको प्राइमरी से जाना ही है, हर हाल में जाना है। इसमें कोई इफ बट है ही नहीं, चाहे कोई जाने दे दे, चाहे कुछ भी कर ले। जैसे ये तदर्थ शिक्षा में ये तदर्थ हटाए गए हैं 2090, ऐसे ही आने वाले टाइम में जो टेट या सीटेट पास नहीं है तो प्राइमरी में नहीं रह पाएगा, प्राइमरी से उसे जाना पड़ेगा, शर्त पूरा करना होगा। अब इसके बाद अगर कल जैसे सुपर टेट आ गया या कुछ भी, तो यहाँ सुपर टेट तो नहीं होना है जो हम बता रहे हैं उसमें, हाँ, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है इंटरव्यू डेमो अनिवार्य। क्यों? पता तो चले कि हम जिसको नौकरी पर रख रहे हैं वो नौकरी लायक है भी या नहीं। तो इंटरव्यू डेमो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि अनिवार्य, तो ये अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन कल को क्या पता है कब लागू हो जाए। इसलिए हर किसी से, आप जब भी मेरा कोई भी यूट्यूब पर ऑडियो सुनते होंगे तो हर किसी से, चाहे वो बीएड वाला हो, चाहे शिक्षा मित्र हो या कोई हो, हर किसी से हम कहते हैं भैया पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई के बिना उम्मीद मत करो। अगर मिल गया ऐसे ही बैठे बैठे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिला तो पछतावा होगा बाद में। फिर इससे अच्छा है कि अभी से आप पढ़ाई जारी रखो। अब पढ़ाई नुकसान होना नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में हो आप, वही पढ़ाई वहां पर पढ़ाना ही है आपको, तो पढ़ने से फायदा ही है, नुकसान नहीं है। तो पढ़ाई जारी रखिए। और संविदा समाप्त करने की शुरुआत हो गई है, आप कल परसों नरसों 2-3 दिन का पिछला अखबार उठाकर पढ़िए, तो 10 शिक्षकों को हटा दिया गया है 2090। ऐसे ही क्रमशः धीरे धीरे गवर्नमेंट जितने भी संविदा शिक्षक हैं, चाहे वो तदर्थ के नाम से हो, चाहे वो अनुदेशक के नाम से हो, चाहे वो शिक्षा मित्र के नाम से हो, अतिथि शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, जिस भी नाम से जहां भी हैं, जिस सभी संविदा वाली योजनाएं पूरी तरह से क्रमशः धीरे धीरे बंद होंगी, हर हाल में होंगी। बिहार में देखिए नियोजित शिक्षक हैं, क्या बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को परमानेंट की? नहीं, उन्होंने भर्ती निकाला और उस भर्ती में 30-40 हजार 45 हजार बताया जा रहा है नियोजित शिक्षक परमानेंट हो गए। जैसे यूपी में 69,000 68,000 में हुए हैं, वैसे वहां अभी भर्ती आई, उसमें 40-45 हजार नियोजित शिक्षक परमानेंट हो गए। लेकिन जो नियोजित शिक्षक परमानेंट नहीं हो पाए हैं, उनको जितने भी बिहार में भर्ती हो रही है 3 मौके हर किसी को मिलेंगे। एक मौका तो चला गया, 2 मौका और है। उन 2 मौकों में अगर नियोजित शिक्षक एक पद नहीं ले पाएंगे तो आने वाले समय में क्या करेगी बिहार सरकार? हटाएगी कि नहीं हटाएगी? हटा देगी। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है और वो नियम हर किसी को लागू करना है, चाहे वो बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड, हर जगह लागू होगा। भले मंच से कोई कितना भी चिल्ला दे कि हम इनके लिए ये करेंगे वो करेंगे, कहने में और जो कागज पर है उसमें बहुत फर्क होता है। हाँ, बहुत फर्क है। सही। तो कागज पर क्या है? आपकी बात अब हमारे समझ में आ गई सर। तो बात को आप जब गहराई से समझेंगे तो ये जो नेता वेता आप लोग के गुमराह करते हैं ना, उनकी बात जब सुनेंगे सब समझ में आएगा कि ये झूठ बोल रहा है। भाई सच्चाई देखिए कड़वा होता है, लेकिन सच सच ही होता है ना। हम आपसे कितना भी मीठी मीठी बात कर लें, उससे लाभ नहीं होगा। सच जो है वो सामने आएगा, आज नहीं कल। तो जब आप लोग का समायोजन हुआ था, अपने नेताजी लोगों से पूछिएगा, आप सुने भी होंगे, बताते भी हैं लोग, कि सभी अधिकारियों ने कहा था कि बिना टेट नहीं हो पाएगा, इनका जो है विभागीय टेट करा लेते हैं। ये बात रखी गई हुआ थी। था। लेकिन फिर भी अखिलेश हुआ था, उसमें 1-2 आईएएस की नौकरी भी चली गई थी सर। हाँ, क्यों? क्योंकि अखिलेश जी चाहते थे कि भैया हमारा वोट बना रहे, हमारा कुर्सी बना रहे। जो हुआ था, इन लोगों का समायोजन जो हुआ था, ये लोग केवल नेतागिरी के चक्कर में हुआ था। नेता लोगों का जो है इतना दबाव था, प्रभावी इतना ये लोग पड़ गए अखिलेश के ऊपर कि जिसका कोई जवाब नहीं है। उसी दबाव में जो है वो 2-3 आईएएस बेचारों की नौकरी भी चली गई, क्योंकि वो आईएएस लोग जो है यही सलाह राज्य गवर्नमेंट को देते रहे कि इन लोगों का जो है विभागीय टीटी ही करवा लीजिए, नहीं तो इन लोगों का के लिए जो है भविष्य में समस्या आनी ही आनी। अब ये बताइए आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर वो जो है घर में कुछ, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है 1-2 साल का,
और वो खेलते खेलते चला गया पानी के टंकी के पास और गलती से उसमें गिर गया और उसकी जान चली गई। ये गलती बच्चे की है या उसके घर वालों की? उसके घर वाले की। तो बच्चे को तो नहीं पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, उसको एहसास ही नहीं है। हाँ, तो वही चीज है ना। तो क्योंकि ये जो नेता लोग कहे, डिमांड किए, ये तो मान लीजिए किए, ये तो गलती कर ही रहे थे, लेकिन मुखिया अब कौन था? वो जो है मुखिया जो था वो अपना वोट बैंक के चक्कर में ऐसा किया। तो टोटल गलती उनको किसकी हुई? मानना नहीं था इस चीज को। उन जैसे आज ये उनकी गलती ना गवर्नमेंट हुई। जैसे नहीं मान रही है, इतना सारा सब कुछ धरना फरना सब कुछ कर लिए, हाँ। लेकिन तो गवर्नमेंट किसी तरह से जो है कितने लोग मर भी गए, लेकिन तो कहीं कुछ गवर्नमेंट ने माना नहीं। किसी क्योंकि तरह से इस नियम गवर्नमेंट विरुद्ध। का 50% भी वो गवर्नमेंट अगर जो मानी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता इन लोगों को। अच्छा ये बताइए, अगर आज जी। ये गवर्नमेंट धरना वरना से नहीं मान रही है, नेताजी लोग का नहीं सुन रही, क्या इनका नुकसान नहीं हो रहा है? आप लोग उनके खिलाफ हैं तो उनका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? लेकिन नुकसान तो हो ही नुकसान रहा है। नुकसान के बावजूद जो है वो नहीं मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हम इनकी बात मानेंगे तो हम गलत कदम पर बढ़ेंगे, आगे गलत कदम उठाएंगे, गलत नियम के विरुद्ध करेंगे, फिर कल को नुकसान किसका होगा? भाई आज कुर्सी पे बैठे हैं, कल ये चले जाएंगे, नुकसान लेकिन किसका होगा? फिर वही काम होगा, फिर अवैध सारी चीजें, इसलिए ये बात नहीं मान रहे हैं और नियमतः चीजों को, कोर्ट ऑर्डर को ध्यान में रख करके एक एक चीज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यही उत्तराखंड में भी तो शिक्षा मित्र को परमानेंट किया बीजेपी ने, वहां क्यों नहीं कोई कोर्ट चला जा रहा है, बाहर करवा दे रहा? वहां पर नियमतः किया गया है, टेट पास वालों को किया गया है और नियम को ध्यान में रखकर किया गया है। और अभी मीटिंग हुई है कुछ दिनों पहले, हमने डाला भी था कि उसमें साफ साफ जो मीटिंग में चर्चा हुई है कि अन्य राज्यों की भांति यूपी के भी शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने के लिए, तो अन्य राज्य में उसमें हम बार बार जिक्र किए हैं, उत्तराखंड की बात की जा रही है क्योंकि उत्तराखंड में ही किया है इन्होंने। अच्छा। तो लोग जो है समझना नहीं चाहते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट वो आपके जो है हित में कोई काम नहीं करके गई, वो एक तरह से अपने हित में काम करके गई और वो आप अपने हित में काम करके गई, इन लोगों का गला बजा के गई। हाँ, लेकिन अभी जो काम किया जा रहा है, क्योंकि संविदा को परमानेंट करने का कोई नियम है ही नहीं, तो जब नियम जिस चीज का नहीं है तो जो नियम है उसको ध्यान में रख करके ही तो आगे बढ़ना है। तो जब नियम को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है तो चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड वाला हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, कोई भी हो, किसी के साथ स्पेशल कुछ तो करेंगे नहीं। देखिए किसी के लिए स्पेशल कुछ नहीं किया जा रहा, नियम तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अब उसमें जो लाभ ले लेगा वो आगे उसका हो जाएगा। तो अभी केंद्र की जब योजना हर कक्षा में शिक्षण योजना शुरू होगी जैसे ही, तो उसके बाद देखिएगा लाभ शिक्षा मित्र को भी मिलेगा, लाभ बीएड वालों को भी मिलेगा, लाभ बीटीसी को भी मिलेगा, डीएलएड को भी। जब बताइए सबको लाभ मिलेगा तो क्या आपस में कोई लड़ाई होगी? नहीं, तब कौन लड़ाई रहे? क्या शिक्षा मित्र के खिलाफ कोई कोर्ट जाएगा या बीएड वालों के खिलाफ या डीएलएड, कोई किसी के खिलाफ जाएगा कि कहेगा भाई हमको नहीं जाएगा। सब कहेंगे भाई हमको तो नौकरी मिल गई, हमें नौकरी ही चाहिए था, हम अपना नौकरी करेंगे चुपचाप। तो पिछली गवर्नमेंट ने अवैध काम किए और लोगों को आपस में लड़ाया, फूट डालो राज करो वाला नीति अपनाया। लेकिन अभी वर्तमान में ये काम नहीं होना है, अभी जो है इंतजार हो रहा है, अभी जो है इंतजार हो रहा है कि बीएड जो गजट रद्द हुआ है वो गजट नया आ जाए एनसीटी का, तो एक साथ आगे बढ़े ताकि बीएड है, डीएलएड है, बीटीसी है, शिक्षा मित्र हैं, दूरस्थ बीटीसी किए हुए जितने भी लोग हैं सबके लिए योजना शुरू करके हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसके तहत सबको एक तरफ से लेंगे तो कोई किसी का विरोध ही नहीं करेगा। हाँ सही, क्योंकि बात ये थे तो कब तक उम्मीद लग रहा है सर आपको, ये सब कब तक होने की उम्मीद कुछ लग रही है? देखिए आप जानते हैं कि अगर घर बनाना है तो जब नीचे वाला फ्लोर बन जाएगा उसके बाद ही ऊपर वाला फ्लोर बनेगा। सही, नींव मजबूत होनी चाहिए। पहले नींव डाला जाएगा, फिर उसका नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर बनेगा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, तब सेकंड। तो ऐसे ही बस इंतजार हो रहा है बीएड वाला जो गजट रद्द है, एनसीटी को नया गजट जारी करना है, उसके लिए जो है लगभग 3 महीने से काम चल रहा है, जब से गजट रद्द हुआ उसके बाद से। और गजट जो है अब आने ही वाला है, इसी महीने में लास्ट तक आ जाएगा। अच्छा। तो वो जैसे ही गजट आ जाएगा तो बीएड की समस्या दूर हो जाएगी और उसके बाद फिर जो है महीने 2 महीने 3 महीने जो भी समय लगे, तो इसी सत्र में हर हाल में जो चल रहा है 2023 वाला सत्र जो चल रहा है, इसी सत्र में प्रक्रिया पूरी करके अगले सत्र से आप लोगों को हर हाल में परमानेंट सहायक अध्यापक बना देना उससे पहले। अच्छा।
तो बस इसी सत्र में ही होना है। और बहुत सारे लोगों को भ्रम रहता है कि अरे चुनाव है ये, अरे भाई यूपी में अभी तो नई सरकार बनी है, अभी तो 22 में बनी है, 27 तक तो यही रहने वाले हैं। तो यूपी में कहीं कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और रही बात केंद्र की, तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दिया, उसके तहत जो जो होना है वो हर हाल में होगा। केंद्र में चुनाव है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। बहुत सारे लोगों को चुनाव को देखते हुए वो उससे जोड़ करके हर चीजों को देखना शुरू कर देते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है चुनाव से। 2009 में आरटी एक्ट आया था, कांग्रेस लेकर आई थी। क्या आरटी एक्ट जो है, दूसरी सरकार आई, बीजेपी आ गई सत्ता में, क्या उन्होंने आरटी एक्ट को हटा दिया क्या? आज भी है ना आरटी एक्ट, आज भी है। तो जो नियम बन गया, जो कानून लागू हो गया, उसको कोई हटा नहीं पाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हो चुका है वो खत्म नहीं होगा। अब उस पर जो भी सरकार आएगी, चाहे कोई भी सरकार बदल जाए, चाहे यूपी की चाहे केंद्र की, अब उसी पर आगे बढ़ेगी। इससे पहले 34 साल पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति आता, तो क्या 34 साल में सरकार बदली नहीं? क्या बहुत सारी सरकारें आई गई? क्या किसी ने उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है खत्म कर दिया क्या? नहीं। क्योंकि जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वो लागू हो जाने के बाद चाहे कोई कुर्सी पर बैठ जाए, तो करना उसको वही पड़ेगा। हाँ, जब टीईटी परीक्षा लागू हुआ तब से लेकर अब तक बताइए कितनी सारी जो है केंद्र में भी और राज्य में भी सरकारें बदली। क्या कोई टेट से छूट दे पा रहा है क्या? तो जो चीजें बन गई वो होंगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है वो सब होगा। जो चीजें हम बताते हैं वो हर हाल में होगा, और सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। अभी स्कूलों में सुधार कर रही थी, कायाकल्प न जाने क्या क्या योजना चला करके। तो स्कूलों की व्यवस्था सुधार रहे थे, पहले व्यवस्था सुधारेंगे, उसके बाद ना वहां पर जो है कर्मचारी देंगे। अभी तो जैसे तैसे कर्मचारी जो भी है चल रहा था काम। तो 2 भर्तियां किए, 68,000 69,000, ताकि जो है शिक्षकों का कमी ना हो, अभाव ना हो। अब जो है कमरे भी बन गए, टाइल्स भी लग गए, दीवारें भी बन गई हैं, बाउंड्री, वहाँ बिजली पानी पंखे हर चीज व्यवस्था बनाई जा रही है। और टीवी वगैरह डिजिटल बोर्ड वगैरह दिए जा रहे हैं। आपके स्कूल में कुछ हुआ कि नहीं? नहीं, अभी हमारे स्कूल में तो ये लाइट वाइट वाला काम हो गया है, और टीवी भी तो अभी नहीं लगी है। बाउंड्री बन गया कि नहीं ये बताइए? नहीं, बाउंड्री तो बन गया है, बाउंड्री बन गया, रंगैया पतैया सारी सब कुछ एकदम ओके हो गया, टाइल फाइल सब लग गया, टाइल्स वाइल्स लग गया, रंगाई पुताई हो गया। कमरे कितने हैं? कक्षाएं अलग अलग चलती हैं या एक साथ चलती हैं कोई? नहीं, कक्षाएं अलग अलग चलती हैं, कई कमरे हैं। ऐसा तो नहीं कि कक्षा 1 2 3 4 5 में कोई ऐसा जो हो 2 एक साथ बैठते हो? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ये अलग से शुरू से बैठ रहे हैं या अभी धीरे धीरे कमरे बने हैं तब अलग अलग बैठना शुरू? नहीं, शुरू से ही बैठ रहे हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ कमरे का जो है पर्याप्त मात्रा में कमरा है। अच्छा, तो प्राइमरी स्कूल करीब करीब 1,57,58,000 हैं, और हर जगह ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आपके यहाँ थी, कमरे थे, अच्छी बात है। तो जो है साल भर पहले एक योजना शुरू की गई थी, हर कक्षा के लिए अलग कमरा। उसके तहत यूपी के अंदर 2,86,000 नए कमरे बने हैं। जहाँ कमरे कमी थी तो नए कमरे बनाए गए हैं। आपके आसपास कोई ऐसा स्कूल होगा, देखे रहे होंगे कि कमरे कम थे तो एक साथ बैठते रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे। अब जो है हर जगह अब हर जगह कमरे बना दिए गए। कुछ जगह भी बन रहे हैं, काम शुरू है। सही। तो अभी तक कमरे अलग अलग दे रहे थे, व्यवस्था दे रहे थे। अब जो है देने जा रहे हैं टीचर को सिर्फ रखना नहीं होता है, उनको हर महीने सैलरी भी देनी होती है। लेकिन बाउंड्री बनाना, कमरे बनाना, टाइल्स लगाना, फर्नीचर देना, ये सब एक बार खर्च करना होता है। इनको हर साल नहीं, हर महीने नहीं खर्च करना है। तो ये काम पहले कर लिए। अब जो है टीचर जो है हर कक्षा में शिक्षा योजना शुरू करके टीचर को रखेंगे, तो इनको वेतन भी देने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो बड़ा बजट खर्च करना था बनाने में, व्यवस्था सुधारने में, वो बड़ा बजट खर्च कर चुके हैं। तो बस तैयार रहिए। जैसे तदर्थ शिक्षक जो है उन पदों पर परमानेंट नियुक्ति करके ये योजना खत्म की गई, ऐसे ही शिक्षा मित्र योजना भी खत्म होने जा रही है। कोई भी शिक्षा मित्र साथी आपसे मिले, उससे एक ही बात बताइए, भैया शिक्षा मित्र योजना हमेशा हमेशा अगले बंद होने जा रहा है। अब उससे पहले जितने भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो प्राइमरी में सहायक अध्यापक बना दिए जाएंगे। जो टेट पास नहीं है उसको प्राइमरी से जाना पड़ेगा हर हाल में। सही।
तो चलिए बस पॉजिटिव रहिए, आज डिजी लॉकर वाला काम कर लीजिएगा हर हाल में। नहीं आज, हाँ आज कर लेंगे सर, अगर जो कुछ समझ में हम नहीं आएगा तो आपको याद करेंगे। बिल्कुल मैसेज कर लीजिएगा, चाहे कॉल कर लीजिएगा, बात हो जाएगी। अब वैसे कोशिश कीजिएगा यूट्यूब पर आप जाकर के जो भी आपको चीज नहीं समझ में आता है, यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारे हैं जी, वहाँ डिजी लॉकर का वीडियो देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। चलिए ठीक है, रखें फिर। हाँ ठीक है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल वेलकम ठीक है भाई। सर, नमस्ते। नमस्कार।